चलिए, आप लोगों को तो पता होगा क्या हम लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं। पहले मशीनें पढ़िएगा, मशीन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी पढ़ेंगे हम लोग नेटवर्क। चलिए, नेटवर्क में हम लोग 2-3 दिन से बेसिक ही केवल देख रहे हैं, ठीक है। तो आज नहीं बल्कि कौन कौन है जो नया एकदम चेहरा है। बेसिक बताने से पहले तो हाल चल लेंगे ना, सबसे हाल चल लेंगे। चलिए, नाम बताइए, कॉलेज और कहाँ से बिलोंग करते हैं। जीपी औरंगाबाद। ये बताने से पहले ही मुस्कुरा रहे हैं। बताइए, कॉलेज आयुष राज, क्या नाम है यार। और कोई? आप सब औरंगाबाद से भरे हुए हैं। क्या औरंगाबाद? मैंने औरंगाबाद क्या ससुराली, घर, कॉलेज? तो ये बोलिए कॉलेज है, बैठ जाइए। सीधे बोल रहा औरंगाबाद। और कोई पीछे? आप बगल में गूगल कहाँ? बैठ जाइए। अच्छा, टेकारी सब एक जगह है, टेकारी महाराज। चलिए, यहाँ देखिए, बाकी तो परिचित करते रहेंगे हम लोग क्लास में। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंस अगर बात किया जाएगा तो आप लोग को रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे नेटवर्क पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना भी बेसिक पढ़े हुए हैं, ठीक है, उस सारे चीज़ को आपको क्लियर रखना पड़ेगा। क्लियर इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि जितना भी यहाँ टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उस सभी में बेसिक कंसेप्ट आपको इंक्लूड किया जाएगा। तो कोई ऐसे स्टूडेंट भी यहाँ पे हैं जो ट्रिपल ई अच्छा से नहीं पढ़ पाए हैं? कोई है ऐसे? और कोई? तो ऐसे खड़ा कीजिए ना, ऐसे क्या होता है? मतलब कि आप और कोई? बाकी सबका ट्रिपल ई अच्छा है। मैंने अच्छा कहने का मतलब तो आप ऐसे उठा रहे हैं। देखिए, आप पूछते हैं तो इसमें मतलब कि हेजिटेशन नहीं रहना चाहिए कि इसमें बताएं कि नहीं बताएं। ये हम पूछते हैं आप लोग के बेनिफिट के लिए। अगर मान लीजिए कि आप लोग बताइएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चलेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि जिस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है या बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसमें हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अगर मान लें कि आपको क्लियर नहीं है तो बिना बताए के बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो आप जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे रिलेटिव बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या टॉपिक पढ़े हुए, क्या टॉपिक को प्रॉब्लम है। अगर नहीं बताएंगे तो फिर वही हो कि हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको सारा गोल होते जाएगा। तो ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर बेसिक की बात करें तो चार्ज तो क्लियर होगा, करंट क्लियर होगा, पोटेंशियल क्लियर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, पावर, ये सब क्लियर होगा। अब बात करते हैं बेसिक में। सबसे पहले एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल का कंसेप्ट क्लियर है सभी लोग को? अच्छा, चलिए, तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डीसी सर्किट। और जब डीसी सर्किट करेंगे तो केवल हम लोग डीसी सर्किट के बारे में समझेंगे। जब अगर हम लोग यहाँ पे एसी सर्किट स्टार्ट करेंगे, मतलब कि सिंगल फेज एसी सर्किट, तो अगर वहाँ पे आप लोग को ऐसा रहेगा कि नहीं हम लोग को फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो पहले हम लोग फंडामेंटल क्लियर करेंगे। क्योंकि डीसी में तो हम लोग को में भी काम चल जाएगा कि चार्ज है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सब ठीक है। लेकिन अगर एसी की बात करेंगे तो एसी का 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। सिंगल फेज एसी सर्किट, सिंगल फेज पैरेलल सर्किट, ठीक है, और 3 फेज सर्किट। तो अगर मान लीजिए इससे एसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्या वो तीनों टॉपिक क्लियर होगा? नहीं होगा। तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि जब वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो अगर मान लीजिए ऐसा आप लोग को फील होगा कि नहीं थोड़ा सा हम लोग को फंडामेंटल चाहिए तो पहले फंडामेंटल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं डीसी सर्किट, ठीक है। डीसी सर्किट में जितना भी बेसिक से हम लोग को कंसेप्ट होगा सारे कंसेप्ट को देखते चलेंगे। और ऐसा भी नहीं करना है कि हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन से ही पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर ट्रिपल ई पढ़ने का मतलब होगा।
लेकिन ये भी करना है कि जितना ट्रिपल में पढ़े उसको रिमाइंड करके रखना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर नेटवर्क की बात करेंगे तो कहीं पे आपको चार्ज निकालने के लिए नहीं पूछ सकता, चार्ज निकालने के लिए पूछ सकता है, करंट निकालने के लिए पूछ सकता है, लेकिन उसको हम लोग देखेंगे और सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे देखेंगे। तो अगर मान ली कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात करें तो हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट 4th में जंप करेंगे। 4th में जंप करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपको एसी सर्किट के बारे में दिया गया, तो एसी सर्किट आपको तभी विजुलाइज होगा, तभी क्लियर होगा जब आपका डीसी सर्किट क्लियर हो पाएगा। तो पहले हम लोग डीसी सर्किट पढ़ेंगे। तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग आज हम देखने वाले डीसी सर्किट। यहाँ पे हम लोग सर्किट के बारे में कल भी डिस्कस कर रहे थे, आज अगेन डिस्कस करेंगे और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर बेसिकली आपको सर्किट के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे 2 टर्म आता है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क और एक लिखा हुआ है सर्किट। दोनों में कोई फर्क होता है? और फर्क होता है तो क्या होता है बताइए, कोई भी? सर्किट में करंट फ्लो का, ठीक है। नेटवर्क में एक से ज्यादा सर्किट हो सकता है। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट नेटवर्क होता है। सर्किट क्या होता है पहले बताइए तो। सर्किट है हाँ, combination of any electrical element in which current flow। दैट इज। कहने का मतलब कि बताना चाह रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं कि जैसे नेटवर्क क्या होगा या सर्किट क्या होगा कि इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ठीक है, जो कि क्लोज पाथ प्रोवाइड करे। अगर यहाँ पे क्लोज पाथ नहीं होगा तो क्या करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट विच प्रोवाइड्स क्लोज पाथ इज नोन एज सर्किट, उसको बोल दिया जाएगा सर्किट। लेकिन अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि यहाँ पे क्लोज पाथ होना ही चाहिए। एज एग्जाम्पल जैसे आप लोग क्या बोल रहे थे कि नेटवर्क को किसको बोलेंगे? नेटवर्क बोलेंगे कि से बहुत सारे सर्किट को मिलाएंगे तब उसको बोलेंगे नेटवर्क। ये सही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस होता है कि सर्किट में ये मस्ट नेसेसरी होना चाहिए कि पाथ आपका क्लोज होना चाहिए, लेकिन नेटवर्क में कोई क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। जैसे एज एग्जाम्पल यदि डेली लाइफ की बात करें तो फेसबुक तो आप लोग चलाते होंगे। फेसबुक देखा जाएगा तो एक चीज़ का क्या है, एक तरह से नेटवर्क है। नेटवर्क कैसे? तो हम लोग देखते हैं कि दुनिया के सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके जोड़ दिया हुआ है। तो जोड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या लूप वहाँ पे बनता है या क्या क्लोज पाथ बनता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कहने का मतलब कि मान ली कि हम इनसे फ्रेंड बने हुए हैं, ठीक है, ये किसी और से बने हुए, तो वो जो इनसे बने हुए क्या वो हमसे बने हुए हैं? ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे कहा जाएगा कि एक नेटवर्क क्रिएट किया गया। तो नेटवर्क का मतलब क्या हुआ है कि जितना भी एलिमेंट है वो आपस में कनेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पे कहा जाएगा तो लूप के रूप में या कहा जाएगा कि क्लोज लूप के करंट में यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, तो वैसे को बोला जाएगा नेटवर्क। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि अगर मान ली कि से सर्किट तुम लोग क्लोज जान रहे हैं, अगर नेटवर्क सपोज ऐसे बना दें, आप लोग अभी तक नेटवर्क के बारे में समझते होंगे कि सर्किट को ही नेटवर्क बोलते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन दूर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ब्रांच को हम ओपन कर दिए, ठीक है, ओपन कर दिए, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से हटा दें इसको, इतने पार्ट को अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। क्या इसको नेटवर्क बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? नेटवर्क में ये नहीं करें कि हमेशा ओपन लूप ही रहना चाहिए, यानी कि ओपन सर्किट ही होना चाहिए। नेटवर्क का मतलब कि इसमें अगर मान ली कि ओपन भी रह सकता है, क्लोज भी रह सकता है, तो ओपन रहेगा तब इसको नेटवर्क भी बोलेंगे और सर्किट भी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सर्किट बोलेंगे, साथ में इसको नेटवर्क भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करके एक ब्रांच को और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाए तो अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेटवर्क बोलेंगे। क्या इसको सर्किट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सर्किट में एक कंडीशंस होता है कि क्लोज पाथ होता है। अब इस बात को समझिए, जैसे अभी तक हम लोग या हर जगह हर टीचर यही पढ़ाते हैं कि सर्किट को नेटवर्क बोला जाता है। उनका भी कहना सही होता है। कहना इसलिए सही होता है क्योंकि अगर बात किया जाए तो पहले से सर्किट था, अगर इस सर्किट में एक ओपन ब्रांच कनेक्ट कर दिए, ये बन गया नेटवर्क। अगर मान ली किसे यहाँ पे नेटवर्क बना दिया गया तो इस ब्रांच को कनेक्ट करने से इस सर्किट पे कोई फर्क पड़ेगा? अब सोच के देखिए कि अगर इस ब्रांच को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा तो इस सर्किट पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं जा पाएगा। अब जब कोई करंट नहीं जा पाएगा तो ओवरऑल तो इतना ही फंक्शन करेगा ना।
तो ओवरऑल इतना फंक्शन करेगा, तो इसको हम लोग बोल रहे थे सर्किट। और एक्चुअली में इसको कनेक्ट करने के बाद जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो अगेन ये बिहेव करेगा एज ए सर्किट। तो इसीलिए हम लोग सर्किट को और नेटवर्क में दोनों को साथ साथ करने लगते हैं। यानी कि जहां पे सर्किट होगा उसको सर्किट ही बोल देंगे, नेटवर्क भी बोल देंगे, नेटवर्क होगा उसको सर्किट भी बोल देंगे और नेटवर्क भी बोल देंगे। लेकिन एक्चुअली मायने में यदि देखा जाएगा तो ऐसा बोलना गलत होगा। बोलना गलत क्यों होगा? देखिए, अगर यहां पे बात करें इस कंसेप्ट के बेसिस पे, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जितना सर्किट होगा, यानी कि टोटल सर्किट को नेटवर्क बोल सकते हैं, लेकिन क्या टोटल नेटवर्क को सर्किट बोलेंगे? नहीं। तो अगर इसको आप इस प्रकार से देखें तो इसको क्या बोल देंगे? ऐसे नेटवर्क। इसका मतलब क्या हो रहा है कि टोटल सर्किट, यानी कि ऑल सर्किट इज नोन एज नेटवर्क, बट ऑल नेटवर्क इज नॉट सेड टू बी सर्किट। ये बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पे जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे सर्किट और नेटवर्क में अलग अलग पार्ट में डिफाइन करते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे इतना जरूरत नहीं पड़ता है कि नेटवर्क को अलग करें, सर्किट को अलग करें, क्योंकि अभी आप जस्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नेटवर्क बन रहा है इस ब्रांच के मतलब से इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम लोग दोनों को क्या करते हैं कि सर्किट को कभी नेटवर्क बोल देते हैं, नेटवर्क को कभी सर्किट बोल देते हैं। ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बात करते हैं डीसी सर्किट का। अगर मान ली कि यहाँ से अब इसको हटा देते हैं तो ये सर्किट बन गया है। अब इसको डीसी सर्किट कब बोलेंगे? तो जनरली सबसे पहले तो सर्किट हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अगर इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो क्लोज पाथ प्रोवाइड कर रहा है, इसको सर्किट बोल रहे हैं। तो डीसी सर्किट कब बोलेंगे? तो जब इसमें सप्लाई डीसी वोल्टेज रहेगा, डीसी करंट रहेगा, तब इसको बोलेंगे डीसी सर्किट। एसी सर्किट कब बोलेंगे? तो जब इसमें सप्लाई वोल्टेज और करंट एसी वोल्टेज रहेगा, एसी करंट रहेगा, तब इसको बोलेंगे एसी सर्किट। तो अभी हम लोग को यहाँ पे डीसी सर्किट डिस्कस करना है। इसका मतलब कि यहाँ पे डीसी वोल्टेज, डीसी सोर्स लगाकर हम लोग कनेक्शन देखेंगे। अब इसके बाद डीसी सर्किट का लॉजिक आता है कि जनरली बेसिक अरेंजमेंट होता है। जैसे अभी हम यहाँ बता रहे हैं कि जितना भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है इसका इंटर कनेक्शन करते हैं। तो इंटर कनेक्शन करने का कुछ ना कुछ रूल तो होगा ना, कुछ तो कनेक्शन का बेसिस होगा। तो फंडामेंटल हम लोग दो बेसिस लेकर चलते हैं, एक चलते हैं सीरीज कनेक्शन, दूसरा चलते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर सीरीज पैरेलल करते तो कुछ वैल्यू ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे वैल्यू की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, वोल्टेज लेते हैं, करंट लेते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं, पावर लेते हैं, ये सब। तो ये सब क्वांटिटी सीरीज सर्किट में कैसे वैरी करेगा, पैरेलल में कैसे वैरी करेगा, ये सारे चीज़ को देखना होगा। अगर एज एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए तो जैसे आप लोग अगर मान ली कि जो थोड़ा बहुत नंटे का तैयारी किए होंगे, या इंट्रेंस बैच में भी ऐसे रहता है, इंट्रेंस के अथी में एग्जाम में पूछा जाता है कि दो बल्ब यदि सीरीज में या पैरेलल में सेम रेटिंग के साथ तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ये फिजिक्स में रहता है कुछ, है ना, कि इंट्रेंस आप लोग बनाए नहीं थे, रहता है। तो ये सब कौन से कंसेप्ट पे बनता है? ये सब बनता है आपको सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट पे। हम लोग वहाँ पे देखते होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे कि जनरली हम लोग जानते हैं कि जो बल्ब में पावर ज़्यादा लेता है, जाहिर सी बात है कि जब पावर ज़्यादा ले तो लाइट ज़्यादा करेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो बल्ब सीरीज में ज़्यादा ग्लो कर रहा है वो पैरेलल में भी ज़्यादा ग्लो करेगा। तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन। तो वो चीज़ आपको तब समझ में आ पाएगा जब आप सीरीज और पैरेलल के सारे कंसेप्ट को समझ जाएंगे। ये बात समझ आ रहा है? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सीरीज पैरेलल के बाद एक होता है स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा यहाँ पे कहने का मतलब होता है, इसको बोलते हैं स्टार और इसको बोलते हैं डेल्टा। अगर फंडामेंटल में आप लोग थ्री फेज सर्किट पढ़े होंगे, थ्री फेज एसी सर्किट, तो वहाँ पे दो सर्किट बताया जाता है या दो कनेक्शन बताया जाता है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो बाद में हम लोग को ऐसा रियलाइज हुआ कि जब स्टार डेल्टा कनेक्शन थ्री फेज सिस्टम में बनाया जा रहा था तो वहाँ पे जरूरत होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई मशीन, आगे ऐसे आप पढ़ेंगे डिटेल में कि बहुत सारे मशीन होता है, वो आपको कभी डेल्टा में कनेक्ट रहेगा, कभी स्टार में कनेक्ट रहेगा। तो दोनों को जब जब एप्लीकेशन अलग अलग जरूरत होगा तब तब यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी जरूरत होता है कि अगर मान लीजिए कोई जनरेटर से, जैसे यहाँ पे अगर पावर जनरेशन की बात करेंगे तो जनरेटर जनरेट करेगा, और यदि मान लीजिए कि कहीं लोड सप्लाई करा है तो लोड एज ए मोटर रखे हुए। तो आप लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर तो जानते होंगे, जहाँ पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में लगाया जाता है। तो वहाँ पे अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें या थ्री फेज सिंपली मोटर की बात करेंगे तो वहाँ पे कनेक्शन या तो स्टार रहेगा या तो डेल्टा रहेगा। तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अगर मान लिया कि यहाँ से क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफर, जो यहाँ पे जनरेटर है, इसका कनेक्शन स्टार में दिया गया, लेकिन जो मोटर है उसका कनेक्शन डेल्टा में दिया गया। अगर इस प्रकार से यहाँ पे
अगर पावर सप्लाई दे रहा है, ऐसा ही देगा ना, इस प्रकार से देगा। जैसे इसका वाइंडिंग इसके वाइंडिंग से तीनों वायर से कनेक्ट रहेगा। बेसिकली सोचिएगा कि अगर यहाँ से यहाँ ऐसे कनेक्ट है, ये डेल्टा में कनेक्ट है, अगर यहाँ पे करंट निकालना हो या वोल्टेज निकालना होता है तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि लूप के फॉर्म में बन रहा है। अब जैसे लूप के फॉर्म में बनता है ना, तो यहाँ पे ना तो सीरीज काम करेगा ना तो पैरेलल काम करेगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि ये जो डेल्टा बन रहा है इसको स्टार में कन्वर्जन कर दे। तो इसीलिए हम लोग को एक नया सर्किट, एक नया कन्वर्जन बताया गया, निकाला गया कि जब कोई स्टार में रहेगा तो डेल्टा में कैसे करना है और डेल्टा रहेगा तो स्टार कैसे करना है। तो 3 फेज सर्किट की वजह से स्टार डेल्टा कन्वर्जन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को स्टार डेल्टा कन्वर्जन का फॉर्मूला देखना है कि अगर मान ली कि कोई भी वैल्यू स्टार में रहेगा तो डेल्टा में कैसे निकलेगा, डेल्टा रहेगा स्टार कैसे निकल पाएगा। बात क्लियर है। जैसे ही हम लोग ये समझ लेंगे सीरीज, पैरेलल और स्टार डेल्टा, तो यहाँ से हम लोग लर्न करेंगे कि अगर मान लें कि सीरीज पैरेलल रहेगा तो वहाँ से हम लोग को किस प्रकार से इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर डीसी की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, एसी की बात करेंगे तो इम्पीडेंस होगा। तो बेसिकली तो हम लोग रेजिस्टेंस समझेंगे। देखिए ऐसे रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको बेसिक में बता दिया गया, लेकिन फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करते हुए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इजी क्वेश्चन किया है, लेकिन यहाँ पे और लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जिससे हम लोग को और यहाँ पे क्लियर होते चला जाए। तो बेसिकली सर्किट नेटवर्क क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं इससे कि सबसे पहले अगर डीसी सर्किट की बात करें तो इसमें बहुत सारे टर्म होता है, पहले उस टर्म को समझना होता है, क्योंकि आगे आपको पढ़ा जाएगा थ्योरम, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे जंक्शन का, नोड का, लूप का, मेश का, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, एक्टिव, पैसिव, ये सब का। तो जब तक अगर ये सारे टर्म को हम लोग नहीं समझेंगे तो यहाँ पे सारे चीज़ को क्या कर पाएंगे कि सारे चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लें कि इस वाले डायग्राम से हम थोड़ा सा आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि सपोज यहाँ पे मान लें कि वोल्टेज है, यहाँ पे R1 मान लेते हैं, R2, R3, R4, I5, R6 और R7। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे नोड कि नोड क्या होगा। नोड यहाँ पे अगर बेसिकली बात किया जाएगा ना, तो जहाँ पर भी दो एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा पहले, क्योंकि सारे चीज़ को पहले हम लोग इस सर्किट से डिस्कस करेंगे। नोड की अगर बात करेंगे तो जहाँ पर दो एलिमेंट कनेक्टेड रहेगा उस पॉइंट को बोला जाएगा नोड। ठीक है। अगर इस यहाँ पे बात करें R1 और R2 यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे देखा जाएगा तो R2, R3 और R4 यहाँ पे 3 एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे बात करेंगे तो 2 कनेक्ट हो रहा है, यहाँ भी 2 कनेक्ट हो रहा है, यहाँ भी 2 कनेक्ट हो रहा है, यहाँ भी 2 कनेक्ट हो रहा है। और बात करें तो यहाँ पे बैटरी सोर्स और यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। ठीक है। तो ये जितना भी हम पॉइंट मार्क्स किए हैं उस सारे पॉइंट को क्या बोला जाएगा, नोड बोला जाएगा। बात क्लियर है। सारे पॉइंट को नोड बोला जाएगा। तो आपको अभी ध्यान में रखना है कि जहां पर भी दो एलिमेंट एक पॉइंट पे कनेक्ट होगा उस कनेक्टेड पॉइंट को बोल दिया जाएगा नोड। अब अगर यहां पे बात करते हैं, इसके आगे आता है जंक्शन, इसके बाद आएगा जंक्शन। अगर जंक्शन की बात करें तो जैसे सबसे पहले प्रैक्टिकली समझते हैं, अगर गया रेलवे स्टेशन की बात करें तो गया को क्या बोला जाता है, गया जंक्शन बोलते हैं। गया जंक्शन क्यों बोलते हैं, अगर गया जंक्शन से आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि सपोज बेला की बात करें तो बेला को जंक्शन बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, सिंपली यदि कहा जाए, सिंपली अगर नहीं, चारों दिशा की बात नहीं, अगर सिंपली कहा जाए तो अगर मान ली किसी रेलवे ट्रैक से एक ट्रेन आएगा तो उसी ट्रैक से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तब वहां पे देखा जाएगा तो सिर्फ क्या हो रहा है कि इधर से एक ट्रैक गया और वहां से एक ट्रैक आगे बढ़ा, तो 2 ट्रैक का वहां पे कनेक्शन हो रहा है, तो उसको सिंपली हम लोग नोड के बेसिस पे लेंगे। लेकिन जंक्शन कहाँ पे होगा कि मान ली किसी एक ट्रैक इधर से, एक ट्रैक इधर से, एक ट्रैक इधर से, तो अगर गया की बात करेंगे तो 3 साइड से ट्रैक लगा हुआ है ना, एक लगा हुआ इधर जाने के लिए यानी कि रांची तरफ, कलकत्ता तरफ, एक पटना के रूट में और एक इधर डेहरी की तरफ में, तो 3 यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जंक्शन कहने का मतलब कि इसीलिए वहाँ पे जंक्शन बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे 2 से अधिक ट्रेन एक साथ आके मिल सकता है। तो यहाँ भी जंक्शन का कंसेप्ट वही है कि इंटरकनेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 या 2 से अधिक अगर पॉइंट कनेक्ट होता है तो इसको जंक्शन बोलेंगे।
अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ होगा, इस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं दो चीज़ पे, एक करेंगे यहाँ डिफिनेशन के बेसिस पे, और दूसरा दूर करेंगे जब हम लोग नोड पढ़ेंगे वहाँ पे। क्योंकि जब नोड पढ़ेंगे ना तो आप लोग खुद कंफ्यूज कर जाइएगा कि सर नोड में तो आप बताए थे कि 2 एलिमेंट जहाँ पे मिलेगा उसको नोड बोलेंगे, लेकिन वहाँ पे हम लोग लेंगे नोड उस पॉइंट को जहाँ पे 3 एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम जंक्शन की अगर बात करें तो अब सोचिए, जंक्शन पे अगर मान लें कि जहाँ पे 2 एलिमेंट एक साथ मिलेगा, क्या उसको जंक्शन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। यानी कि जंक्शन के लिए कंडीशन होगा कि जहाँ पर भी कम से कम 3 एलिमेंट मिलना चाहिए। जहां पे कम से कम 3 एलिमेंट मिलेगा उसको बोल दिया जाएगा जंक्शन। तो जंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं ना कि ऐसा पॉइंट जहां पे कम से कम 3 एलिमेंट मिलेंगे एटलीस्ट, उसको बोल दिया जाएगा जंक्शन। तो अगर मान ली कि जंक्शन की बात करें तो एक जंक्शन यहाँ पे यहाँ बनेगा और एक जंक्शन यहाँ बनेगा, और कोई जंक्शन बनेगा नहीं। अब अगर बात करते हैं कि इन दोनों के रिलेशन के टर्म में, प्रत्येक नोड को जंक्शन बोल सकते हैं? प्रत्येक नोड को जंक्शन बोलेंगे? नहीं। लेकिन प्रत्येक जंक्शन को नोड बोलेंगे? बोल सकते हैं। तो यहां पे अगर इसके टर्म में देखा जाएगा तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं जंक्शन जो होगा प्रत्येक जंक्शन को क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे, लेकिन प्रत्येक नोड को जंक्शन नहीं बोला जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि सिंपली अगर एलिमेंट जहां पे कनेक्ट रहेगा उसको नोड बोलेंगे, ठीक है, और जहां पे कम से कम 3 एलिमेंट कनेक्टेड होगा उसको बोल दिया जाएगा जंक्शन। अब इसके बाद आता है ब्रांच। अगर थर्ड की बात करें तो यहां पर आता है ब्रांच। ब्रांच किसको बोला जाएगा? तो ब्रांच बोला जाएगा कि 2 पॉइंट के बीच में जो भी एलिमेंट कनेक्ट होगा, या कह सकते हैं कि 2 नोड के बीच में जो भी डिवाइस या एलिमेंट कनेक्ट होगा उसको ब्रांच बोलेंगे। एज एग्जांपल अगर यहाँ और यहाँ से बात करें तो यहाँ भी नोड है, यहाँ भी नोड है, इन दोनों नोड के बीच में एक एलिमेंट तो कनेक्ट है ना, तो ये जो एलिमेंट कनेक्ट है इसी को ब्रांच बोलेंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ इसको ब्रांच बोल देंगे, यहाँ से यहाँ इसको ब्रांच बोलेंगे, 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 यहाँ से यहाँ भी इसको ब्रांच बोल दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी आगे थोड़ा सा हम लोग और विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रांच हम लोग फिर थोड़ा सा इसको अल्टर कर देते हैं। अल्टर कैसे करते हैं? तो अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ एक ब्रांच बोलेंगे, यहाँ से यहाँ को पूरा को एक ब्रांच बोल देते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या बताएं कि 2 जो नोड बन रहा है, 2 नोड के बीच में जो भी आपका एलिमेंट होगा इसको ब्रांच बोलेंगे, यहाँ भी ब्रांच और यहाँ भी ब्रांच है। तो अभी इसके बाद हम क्या करें कि यहाँ से ये जो पूरा एक बन रहा है इसको एक ब्रांच बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग को कंसेप्ट क्या होना चाहिए? कंसेप्ट ये होना चाहिए कि जैसे अगर एक पाथ में अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है या सेम करंट फ्लो कर रहा है तो उस पूरे एलिमेंट को बोल दिया जाता है एक ब्रांच। तो देखिए, तो अगर मान लिया कि सपोज यहाँ से कोई करंट निकलेगा, तो बैटरी से करंट निकला आई सपोज, और यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा आई तक, यहाँ आई पहुँचेगा। अगर इसमें बात करें तो सपोज I1 पहुँचेगा, तो इसमें पूरा I1 जाएगा, और अगर इसमें बात करें तो I2 जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक I2 जाएगा ना, तो इसीलिए इस वाले पूरे में I जाएगा, इस वाले में I1 जाएगा, और इस वाले में I2 जाएगा। तो यदि यहाँ पे इस बेसिस पे सोचेंगे तो इसको एक पूरा ब्रांच बोला जाएगा, इसको एक पूरा ब्रांच बोला जाएगा, और इसको एक पूरा ब्रांच बोला जाएगा। तो बेसिकली आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर ब्रांच के डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन हम लोग इस पे सिर्फ समझें कि अगर 2 नोड के बीच में जो एलिमेंट कनेक्ट है उसको ब्रांच बोलेंगे। लेकिन अगर ब्रांच के कंसेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 जंक्शन के बीच में जितना भी एलिमेंट कनेक्ट है उसको ब्रांच बोल देंगे। बोल सकते हैं ना, एक ब्रांच इसको बोल रहे हैं, एक ब्रांच इसको बोल रहे हैं, एक ब्रांच इसको बोल रहे हैं। तो ये हो गया ब्रांच का कंसेप्ट। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखिए, हम लोग दोनों टर्म में इसलिए समझ रहे हैं कि डिफिनेशन क्या कहेगा और लॉजिक क्या लगाना है, क्योंकि आगे जब हम लोग सर्किट कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग हमेशा ब्रांच नोड की बात करेंगे ना, तो हम लोग हमेशा ये चीज़ नहीं देखते चलेंगे कि 2 नोड के बीच के एलिमेंट को ब्रांच बोलेंगे। जैसे आपको वहाँ पे कैलकुलेशन के बेसिस से ब्रांच बोला जाएगा तो आपको पूरे को ले लेना है, ठीक है। नोड बोला जाएगा तो जो नोड कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं उसको लेंगे, जंक्शन जिसको बोला जाएगा उसको जंक्शन लेंगे। तो नोड, जंक्शन और ब्रांच, ये तीनों बात क्लियर हुआ? ये तीनों बात क्लियर है? अब इसके आगे बात करते हैं फोर्थ में। सबसे पहले सर्किट तो हो गया है, ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम लूप का, और 5वां में बात करेंगे मेश का। लूप किसको बोला जाएगा? क्लोज पाथ को लूप बोलेंगे। यानी कि कहने का मतलब कि जहां पर भी क्लोज पाथ मिल गया
उसको हम लोग लूप बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं, सपोज इसको हटाते हैं, इसको नेमिंग करते हैं ए बी सी डी ई एफ। अगर यहाँ पे हम लूप की बात करें तो देखा जाएगा तो सबसे फर्स्ट में ये आउटर वाला एक आपका क्लोज लूप बन रहा है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, एक लूप बन गया। अगर बात करें तो ये भी तो एक क्लोज पाथ बन रहा है, इसको भी क्या बोल देंगे, लूप बोल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ए बी ई एफ, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा लूप के नेमिंग करने में, हाँ वही बता रहे हैं कि एक चीज आपको लूप के नेमिंग में ध्यान देना होगा कि जहां पे भी लूप के नेमिंग करेंगे तो लूप का मतलब हो रहा है क्लोज पाथ। तो अगर मान ली कि ए बी सी डी ई एफ तक ला के छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि इस ब्रांच को आप क्या कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे। जब तक यहां से अगेन यहां नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका क्लोज लूप नहीं बनेगा। तो यहां पे क्या करना है कि यहां पे आपका ए आ जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तब इसको लूप बोला जाएगा, यानी कि लूप का ये प्रॉपर नाम हो गया। अगर इस पे बात करें तो यहां से बी सी डी ई बी, ये क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। तो इसको बोल देंगे बी सी डी ई बी, ये भी एक लूप बन गया। तो इस सर्किट में देखा जाएगा तो कितना नंबर ऑफ लूप बन रहा है, 3 लूप बन रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे मेश पे। तो सर्किट का सीधा सीधा कंसेप्ट हो गया कि जहां पर भी क्लोज पाथ मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। अगर मेश की बात करें तो मेश किसको बोला जाएगा, चलिए नहीं जानते हैं बताते हैं। मेश बोला जाता है कि ऐसा लूप, पहले ध्यान समझिएगा, मेश ऐसा लूप होता है जिसमें कोई इनर लूप नहीं होता है, कोई इनर लूप नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका ए बी ई एफ ए का। तो सबसे पहले तो मेश हमेशा लूप होना चाहिए, क्योंकि हम बता रहे हैं कि मेश एक ऐसा लूप होना चाहिए जिसमें कोई इनर लूप नहीं हो। तो ए बी ई एफ ए एक लूप बन रहा है। अब ये एक लूप बन रहा है तो इसके अंदर में कोई और लूप बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। तो जब कोई इस लूप के अंदर में कोई इनर लूप नहीं है तब इसको मेश बोल देंगे। तो यहाँ पे मेश का हम लोग नेम भी वैसे ही करेंगे, ए बी ई एफ ए। अब यहाँ पे बात करेंगे इसका बी सी डी ई बी का, ये भी एक लूप है। क्या इसके अंदर कोई लूप बन रहा है, इनर नहीं बन रहा है, यानी कि इसको भी क्या बोलेंगे, मेश बोलेंगे। तो यहाँ पर बोल देंगे बी सी डी ई बी। अब बढ़ते आगे, अब एक लूप तो यहाँ पे और है, ये बाहुल्ला, ये आउटर लूप है ए बी सी डी ई एफ ए। ये जो आउटर वाला लूप बन रहा है इसमें इनर लूप है, इसमें इनर लूप 2 लूप बन रहा है, एक बन रहा है ये और एक बन रहा है ए। तो क्या ये बाहर वाला को मेश बोला जाएगा, नहीं बोलेंगे। तो जब उसको मेश नहीं बोलेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेश कितना होगा, 2 होगा। तो अब अगर यहाँ पे बात करें नेमिंग के बेसिस पे, ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सारे मेश को लूप बोला जाएगा, लेकिन क्या सारे लूप को मेश बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों जो है ये मेश है तो इन दोनों को लूप भी बोल रहा है। लेकिन बाहर में जो लूप बन रहा है क्या इसको मेश बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। तो अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो सारे मेश को क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे, लेकिन सारे लूप को मेश नहीं बोला जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो लूप और मेश हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। तो हम लोग को ऐसे आगे पढ़ना है नोड एनालिसिस और पढ़ना है मेश एनालिसिस, तो हम लोग वहां पे दोनों को अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद लूप हो गया, मेश हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एलिमेंट के बेसिस पे। एलिमेंट के बेसिस पे बात करेंगे तो यहां पे होता है यूनिलैटरल और दूसरा होता है बाइलैटरल। देखिए तो यूनिलैटरल किसको बोला जाएगा, और यहाँ पे यूनिलैटरल डिवाइस की बात करेंगे या यूनिलैटरल सर्किट की बात करेंगे। तो यहाँ पर यूनिलैटरल पहले डिवाइस की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे सर्किट पे। अगर यूनिलैटरल सर्किट की बात किया जाए या डिवाइस की बात करें, यूनि मतलब क्या होता है, एक, लैटरल की बात करें तो प्रोसेसर, प्रोसेस कर सकते हैं, डायरेक्शन कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई ऐसा डिवाइस जो एक डायरेक्शन में कंडक्शन करे उसको क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल। लेकिन इतना से यहाँ पे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए नहीं चलने वाला है कि अगर सिंपली बोला जाए कि एक डायरेक्शन में कोई कंडक्शन नहीं कर रहा है, इससे हम लोग को कोई ज़्यादा मतलब कि कंसेप्ट मिल पा रहा है,
नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे हम लोग यूनिलैटरल में ये समझेंगे कि कोई ऐसा डिवाइस, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने पर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल डिवाइस। जैसे एज एग्जांपल आप लोग बेसिक में डायोड तो पढ़े हैं, पीएन जंक्शन डायोड। अगर डायोड की बात करें तो मान लिया कि ये डायोड है, इस डायोड को, इसको क्या बोलते हैं, एनोड, और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। अगर यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें तो एनोड को प्लस और कैथोड को माइनस पर रखेंगे, तो फॉरवर्ड बायसिंग होगा। करंट आपको अगर मान लें कि बैटरी से कनेक्ट कर दें ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि डायोड के क्रॉस जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो लगभग 0 मिल रहा है। तो इस कंडीशन में जो आरडी मिलेगा डायोड का रेजिस्टेंस, इसको कितना बोलेंगे, 0 बोलेंगे, यदि आइडियल मान के चले तो। लेकिन अगर इसी को करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, इसका मतलब कि करंट जो यहाँ से दे रहे थे अब यहाँ से देना पड़ेगा। यहाँ से देने का मतलब किसकी पोलैरिटी क्या करना होगा, निगेटिव करना होगा। अगर मान लिया कि कैथोड को कर देंगे प्लस से और एनोड को कर देंगे माइनस से, इसमें करंट फ्लो करेगा, क्यों नहीं करेगा, रिवर्स बैच में होगा। तो रिवर्स बैच में आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि कंडक्शन नहीं कर रहा है, जंक्शन बढ़ गया। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं कि जैसे रिवर्स बैच में कनेक्ट किया गया तो यहाँ पर जंक्शन का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया, लगभग इनफाइनाइट के क्रॉस, कि करंट को कंडक्ट होने देगा ही नहीं। तो आप खुद सोचिए, तो जैसे यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया गया, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गया। तो जहाँ पर भी ऐसे डिवाइस की डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने पर अगर प्रॉपर्टी रिवर्स कर जाए तब वैसे डिवाइस को बोला जाएगा यूनिलैटरल डिवाइस। तो यूनिलैटरल का सीधा सीधा आपको एग्जांपल क्या मिलेगा, डायोड। बात समझ आ रहा है। अगर बाईलैटरल की बात करें तो बाईलैटरल किसको बोला जाएगा, तो बाईलैटरल से मतलब समझ आ रहा है, बाई मतलब क्या होता है, दो, यानी कि दोनों डायरेक्शन में। यानी कि ऐसा डिवाइस जिसको दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने पर अगर सेम प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, यानी कि प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, तब वैसे डिवाइस को बोलेंगे बाईलैटरल। जब आपको बताया जा रहा था बेसिक में RLC तीनों बताया गया था, वहां पर तीनों में चीज बताया गया था कि तीनों के तीनों एलिमेंट लीनियर होते हैं और तीनों के तीनों बाईलैटरल होते हैं। तो बाईलैटरल वहां पर इसलिए बताया गया था कि अगर मान ली कि रेजिस्टेंस की बात करें, इंडक्टर की बात करें, कैपेसिटर की बात करें, तो यहाँ पे करंट सपोज आप यहाँ से देंगे तो भी इसका रेजिस्टेंस आर ही रहेगा, या करंट आप यहाँ से देंगे तो भी रेजिस्टेंस आर ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर इंडक्टर की बात करें तो आप करंट यहाँ से दीजिए तो भी एल ही इसका इंडक्टेंस मिलेगा, या करंट यहाँ से दीजिए इंडक्टेंस सेम रहेगा। कैपेसिटर की बात करें तो करंट यहाँ से दीजिए या यहाँ से दीजिए, इसका कैपेसिटेंस वैल्यू सेम ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि आरएल से तीनों एलिमेंट में क्या यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर इसका प्रॉपर्टी चेंज करेगा, नहीं करेगा। जब प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा तो ऐसे डिवाइस, ऐसे एलिमेंट को बोलेंगे बाईलैटरल। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर बाईलैटरल सर्किट की अगर एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, बाईलैटरल सर्किट का, तो यूनिलैटरल सर्किट किसको बोलेंगे, तो यूनिलैटरल सर्किट उस सर्किट को बोलेंगे जिस सर्किट में यूनिलैटरल डिवाइसेस कनेक्ट होगा। जैसे कि एज एग्जांपल ये एक सर्किट बना हुआ है, इसमें डायोड लगा हुआ है, तो इस डायोड में यानी कि इस सर्किट में केवल करंट फ्लो करेगा एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में नहीं करेगा, तब इस सर्किट को बोल देंगे यूनिलैटरल सर्किट। यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें यूनिलैटरल डिवाइसेस कनेक्ट होगा, यूनिलैटरल एलिमेंट कनेक्ट होगा, वैसे सर्किट को बोलेंगे यूनिलैटरल सर्किट। बाईलैटरल सर्किट की बात करेंगे तो ऐसा सर्किट जिसमें करंट को दोनों डायरेक्शन में फ्लो करवाने पर कोई प्रॉपर्टी में चेंजिंग नहीं हो, तब ऐसे को बोलेंगे बाईलैटरल। यदि आप एग्जांपल है ट्रांसमिशन लाइन का, तो ट्रांसमिशन लाइन दोनों में से कौन कैटेगरी में आएगा, बाईलैटरल। देखिए बाईलैटरल कैसे आ जाएगा, तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे आप जनरेट कर रहे हैं पावर, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग घर में पावर ले रहे हैं, तो अगर मान लें कि यहाँ से सपोज आप 100 वाट पावर जनरेट कर रहे हैं, और 100 वाट पावर जनरेट करने के बाद इसको बाहर भेज रहे हैं घर के लिए, तो यहाँ मान ली कि सपोज एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 90 वाट पावर पहुँच रहा है, यानी कि 10 वाट वायर में कंज्यूम हो रहा है, यानी कि लॉसेस हो रहा है। अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए कि यहाँ पे घर के बदले यहाँ पे जनरेटर लगा दें और यहाँ पे घर बना लें, और यहाँ पे अगेन 100 वाट पावर जनरेट करें, तो यहाँ पावर कितना मिलेगा, 90 वाट मिलेगा। और कहने का मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्शन करंट का तो चेंज होगा ना,
जैसे इधर से देंगे तो करंट इधर से जाएगा, अगर यहाँ जनरेट करेंगे तो करंट इधर जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि क्या यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज करने से कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो ट्रांसमिशन लाइन यहाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा बाईलेटरल का। अगर बात करें ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर कौन सा डिवाइस होगा? यूनिलैटरल। तो यहाँ देखिए, उसको यूनिलैटरल और बाईलैटरल कैटेगरी कैसे सोचेंगे? तो सबसे पहले वहां पे ट्रांसफार्मर के बेसिस पे सोचेंगे। अगर मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो वहां पे स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो इनपुट साइड में कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, कुछ रेजिस्टेंस आउटपुट साइड में रहेगा। लेकिन अगर वोल्टेज की बात करें तो मान लीजिए कि स्टेप अप और स्टेप डाउन है, तो अगर यहाँ से आप देंगे वोल्टेज स्टेप डाउन के सेंस में तो वोल्टेज डाउन करेगा। अगर उसको उल्टा कर देंगे तो ही बन जाएगा क्या? स्टेप अप। तो वहाँ पे वोल्टेज की क्वांटिटी क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस बेसिस पे नहीं सोच पाएंगे कि बाईलैटरल हो पाएगा। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि अगर किसी डिवाइस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है कि ये डिवाइस कैसे फंक्शन करता है, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि वो दोनों में से कौन से कैटेगरी में आ सकता है। बात समझ आ रहा है? तो ये हो गया आपका यूनिलैटरल और दूसरा हो गया बाईलैटरल। इसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर किसको बोला जाएगा? जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अगर आपसे बात किया जाए तो अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे कि ये तीनों जो एलिमेंट है तीनों आपका लीनियर होता है। तो तीनों लीनियर होता है तो क्या तीनों ओम्स लॉ को फॉलो करता है? ये बात बताइए। फ्लो करता है? इसको बंद कर दीजिए, बंद कीजिए। फ्लो करता है इसको? यहाँ देखिए, अगर लीनियर की बेसिक बात किया जाए